हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दिस इज द डेली इकोनॉमिक सीरीज और इकोनॉमिक सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। हमने कल बैंकिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, व्हाट आर द डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग और बैंक कैसे वर्क करता है बेसिकली। 15 से 20 मिनट के अंदर हमने कल ये समझने की कोशिश करी थी, राइट। आज हम आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कल हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक का, ये क्या होता है। और हाउ आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ये क्या होता है, ये हम इसके अंदर समझेंगे। कैश रेशियो हम पढ़ेंगे और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो, मैंने इकोनॉमिक्स को एक गेम बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है, स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। तो मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स के अंदर आप एक तरह से इसको एक बहुत इजी मैनर के अंदर समझें, राइट। तो एक गेम बनाने की कोशिश करिए। इस गेम के कुछ रूल हैं दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सारी क्लासेस लाइव अटेंड करनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इसके शॉर्ट नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने। देखिए पीडीएफ वैसे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे नेशनल इनकम टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया था, मॉड्यूल नेशनल इनकम, ठीक है, जिसके अंदर 4 लेक्चर, जो पहले 4 लेक्चर जो पढ़े हैं इस सीरीज के, उनकी पीडीएफ आपको जनरल स्टडीज विद देवराज वर्मा ग्रुप के अंदर दे दी है। उसका नाम है नेशनल इनकम, नाम से पीडीएफ है, वो आप उसके अंदर देख लीजिएगा। इसी तरह से जब बैंकिंग सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा तो बैंकिंग की पूरी पीडीएफ का कंपाइलेशन भी मैं आपको दे दूंगा। आपको बताने वाला हूँ, ये 7 से 8 क्लास के अंदर बैंकिंग सिस्टम खत्म होगा पूरा का पूरा, बिकॉज बहुत बहुत ही डिटेल के अंदर हम इसको अंदर अंडरस्टैंड करने वाले हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें करने वाले हैं, राइट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, जब तक आपके पास पीडीएफ नहीं आती ना, तब तक आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। इसका रीजन ये है, पीडीएफ में डेली का इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि फिर आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाना छोड़ देंगे। तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मेक शॉर्ट नोट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर है कि आप इसको रिवाइज करें एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें। और फोर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर दिस वीडियो वाइडली, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच सके। ये मॉड्यूल्स हमने डिजाइन करें, इस मॉड्यूल के बेसिस पे हम चीजें पढ़ाएंगे। पहला मॉड्यूल नेशनल इनकम हैज बीन डन, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल जो है वो बैंकिंग का है और बैंकिंग के अंदर एक लेक्चर हो चुका है, टुडे सेकंड लेक्चर। और फिर ये सारे के सारे लेक्चर्स जो होंगे सीरीज वाइज ही आपको देखने हैं, बिकॉज तभी जाकर आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, राइट। चलिए बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म एक आपके लिए एक बैच लेकर आया, दैट इज नोन एज अग्निपथ बैच। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन 2024। और वो बच्चे, अभी इसको 3 जुलाई को बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच की खासियत ये है कि बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। इसके अंदर हम आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं पर बिना आपसे ज्यादा पैसा लिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बैच है, 7,999 रुपीज के अंदर आप इसको ले सकते हैं। देखिए इसमें 900 प्लस आवर्स का लाइव क्लासेस रहेगा, मेंस का टेस्ट सीरीज रहेगा, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आप लाइव डीबी कोड यूज करोगे तो उसके मल्टीपल बेनिफिट्स और भी हैं। जैसे मेरा पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, मतलब एक एजुकेटर आपको मिल गया है, ठीक है। मैं आपके साथ 24/7 आवर्स रहूंगा लाइव डीबी कोड को अगर आप यूज करोगे तो। ये है कि अभी इसके अंदर सिर्फ 6 दिन बचे हैं इस कोर्स को स्टार्ट होने में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इसको एनरोल करें। और ये आई थिंक दिस इज द लास्ट चांस, इसके बाद शायद अग्निपथ बैच ना आए, ठीक है। तो 7,999 रुपीज के अंदर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करने का एक सुनहरा मौका आपके पास यहाँ पर है। इसी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आप बड़े लकी हैं, बिकॉज अग्निपथ और ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक कंबाइंड बैच हम लेकर आ रहे हैं। और इसका फीस भी बहुत कम है, 15,000 के अंदर आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल है। ज्योग्राफी ऑप्शन जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे अमित सर, तो अमित कुमार सर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाएंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप अलग से भी कोर्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर ऑप्शनल का कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, राइट। सीसेट का कोर्स आप ले सकते हैं 2,500 रुपीज के अंदर अंदर सीसेट का कोर्स है। यहाँ पे भी लाइव डीबी कोड जो आपको यूज करना है। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑल्सो अवेलेबल, 3,000 रुपीज के अंदर अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है। और इसी तरह से मेंस टेस्ट सीरीज भी आपकी 2,500 रुपीज के अंदर अंदर मेंस का टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बोध बैच भी हम हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये बैच जो होगा वो होगा फर्स्ट आई थिंक जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई के अंदर 15 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। उसका फीस है 7,999। और जो अग्निपथ बैच के अंदर हमने फीचर्स आपको प्रोवाइड करें, सारे फीचर्स यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था पाथफाइंडर के जो बहुत ही अफोर्डेबल बैचेज आ रहे हैं उनके बारे में आपको बताने का, ठीक है। ये हमारी टीम है जो डिफरेंट डिफरेंट इनोवेटिव मैनर के अंदर आपको टीचिंग प्रोवाइड करेगी। चलिए आइए हम पढ़ते हैं। आज अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हम 5 लेक्चर्स के अंदर जो पढ़ चुके हैं वो है जीडीपी के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, हमने जीएनपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, कॉन्सेप्ट ऑफ बेस ईयर, जीडीपी डिफ्लेटर, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम और बेसिक ऑफ बैंकिंग। ये हम इसके अंदर अभी तक पढ़ चुके हैं। अब जो हमें पढ़ना है आज, दैट इज
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंकिंग के अंदर आज हमको पढ़ना है एनडीटीएल के कॉन्सेप्ट और मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ कॉन्सेप्ट हमको आपको समझाना है, राइट। तो कल के लेक्चर में जो हम बैंकिंग पढ़े थे, बैंकिंग में मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से डिपोजिटर्स और आप देखेंगे बोरोवर्स के बीच में बैंक एक तरह से मीडिएटरी इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। बैंक पैसा लेता है डिपोजिटर से, जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए बैंक ने 100 रुपीज लिए डिपोजिटर से, और बैंक क्या करता है, बैंक पैसा दे देता है बोरोवर्स को, 100 रुपीज बोरोवर्स को दे देगा, और इसके बदले में बैंक जो होगा इसको 4% इंटरेस्ट रेट, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 4% इंटरेस्ट रेट पे ले रहा है, तो 104 रुपीज इन डिपोजिटर को देगा। तो डिपोजिटर को मजा आ जाएगा भाई, डिपोजिटर को मजा आ गया, इसके पास 104 रुपए हो गए, ठीक है। इसको क्या मजा आया, इसको बोरोवर को पैसा चाहिए था जिससे कि बिजनेस करे, तो इसने बिजनेस कर लिया, तो इसको भी मजा आ गया, बोरोवर को भी मजा आ गया। अब इसमें बैंक को क्या मजा आया, ये भी आपको मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि बैंक एक्चुअली बोरोवर से क्या करेगा, बोरोवर से ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेगा। जैसे लोन रेट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर बैंक, मैंने आपको एग्जांपल जो दिया था, 110 रुपए बैंक इससे ले लेता है बोरोवर से, और बैंक के पास जो इनकम होती है, देखो 110 रुपए इससे लिए और 104 रुपए इसको दे दिए, बैंक की इनकम जो होगी 110 माइनस 104 दैट इज 6 रुपीज बैंक की इनकम हो जाएगी। और बैंक इसी तरह से वर्क करता है, ये एक तरह से मीडिएटरी है, किससे, इससे पैसा लेकर उसको दे दिया और उससे रिटर्न के अंदर लोन रेट ज्यादा रखी जिससे कि उसके पास पैसा आ गया और इसको कम लोन रेट पे पैसा दे दिया, ठीक है। ऐसा करता है बैंक, दिस इज द बेसिक फंक्शनिंग ऑफ द बैंक। कल मैंने आपको इसको डिटेल के अंदर समझाया था, राइट। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि जब बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराना होता है, ठीक है, जब बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट कराना होता है तो बोरोवर के पास दो चॉइस है। बैंक के अंदर जब भी पैसा डिपॉजिट कराएगा बोरोवर, तो उसके पास दो चॉइस है, या तो ये डिमांड डिपॉजिट करा सकता है या ये टाइम डिपॉजिट करा सकता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि बोरोवर जो है अपनी डिमांड पर पैसा वापस उसको मिल जाएगा, ये मैंने कल के लेक्चर में आपको समझाया था। फिक्स डिपॉजिट जैसे हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट जिसके अंदर टाइम लिमिट बाद आपको पैसा मिलेगा, दैट इज नोन एज टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट ऐसा करके बैंक के अंदर पैसा जमा करा सकता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, ये जो पैसा होता है डिपॉजिटर का पैसा विद रिस्पेक्ट टू बैंक इज नोन एज व्हाट, लायबिलिटी। इसको लायबिलिटी अपन बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। इसलिए ये जो पैसा बैंक को जमा करा रहा है डिपॉजिटर, इसको बोलेंगे टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके अंदर कल बता दिया था, राइट। इसी तरह से ये जो पैसा होता है बैंक जो किसको देगा, बोरोवर को देगा, दैट विल बी नोन एज व्हाट, दैट विल बी नोन एज बैंक्स एसेट, बिकॉज ये कुछ कमाकर दे रहा है, बोरोवर उसको 110 रुपए कमाकर दे रहा है, तो दैट इज नोन एज एसेट ऑफ द बैंक, ठीक। अब जब ये पैसा विजय माल्या टाइप के लोगों के पास चल जाता है और ये पैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। वो आगे चलकर हम चीजें पढ़ेंगे, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बैड एसेट वाली कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। पर ये बात आपको समझ में आ गई सबको। अब इसी बेसिस पे, मतलब हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने आपको ये बताया कि बैंक जो पैसा, डिपोजिटर जो पैसा बैंक के अंदर जमा करा रहा है, डिपोजिटर जो पैसा बैंक के अंदर जमा करा रहा है, उसका नाम हमने दिया है टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। ये नाम इसको टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, मतलब बैंक के पास 100 रुपए आ गया ना, तो ये टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी बैंक के पास है। लायबिलिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बैंक को वापस देना है उसको, तो बैंक के ऊपर, भाई के ऊपर कर्जा है, लायबिलिटी है, डिपोजिटर का पैसा मेरे पास है, तो मेरे ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखो, ये बैंक ये पैसा जो होगा अगर पूरा का पूरा इसको दे देता है, ठीक है, तो ये डिपोजिटर अपना जो बोरोवर होगा अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेगा कुछ भी इस तरह से। पर बैंक ऐसा एक्चुअल में करता नहीं। बैंक क्या करेगा कि इसमें से कुछ पैसा, मान लो 30 रुपीज जो है वो दूसरे बैंक के अंदर जमा करा देगा, है ना, और जो 70 रुपीज है वो बोरोवर को दे देगा। ऐसा बैंक इसलिए करता है क्योंकि उसको मान लो बोरोवर नहीं मिल रहे हैं, तो पैसा पड़ा तो पैसा डबल होगा नहीं, ठीक है। पैसा पड़ा तो क्या होगा, एक तरह से अगर रखा रहेगा कहीं पर तो पैसा बढ़ेगा नहीं, तो पैसे को बढ़ाने के लिए वो दूसरे बैंक के अंदर जमा करा दे रहे। तो मतलब एक बैंक वन ने पैसा लिया डिपोजिटर से 100 रुपए, उसमें से 30 रुपीज बैंक टू के अंदर जमा करा दिया, समझ में आ रहा है, 30 रुपीज बैंक टू के अंदर जमा करा दिया, और बाकी का जो 70 रुपीज है वो किसको दे दिया, वो बोरोवर्स को दे दिया, बाकी का 70 रुपीज बोरोवर्स को दे दिया। तो यहां पर आप देखेंगे टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से कुछ पैसा इसने बैंक के अंदर जमा करा दिया और कुछ पैसा इसने क्या करा है, किसको दे दिया है, कुछ पैसा इसने बोरोवर्स को दे दिया। तो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मतलब क्या होता है, 100 रुपीज, पर इसके अंदर से कुछ पैसा बैंक में जो जमा करा देता है, मान लीजिए 30 रुपीज ने बैंक में भी जमा करा दिया, अगर उसको माइनस कर देते हैं आप इसके अंदर से, तो जो पैसा आएगा
वो आ जाएगा नेट पैसा जो उसने बोरोवर को दिया, दैट इज 70 रुपीज। और दिस 70 रुपीज इज नोन एज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी में से जब वो पैसा माइनस कर दें जो वो दूसरे बैंक के, वो बैंक वन दूसरे बैंक के अंदर जमा करा रहा है अपना पैसा, तो उसको हम बोलते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर पूछा गया था नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के ऊपर कि नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इज रिलेटेड टू विच सिस्टम, तो उसके अंदर बैंकिंग सिस्टम आपको लगाना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं यूपीएससी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो एनडीटीएल का मतलब समझ गए आप। तो एनडीटीएल क्या है कि देखिए बैंक वन ने डिपोजिटर से पैसा लिया और डिपोजिटर से पैसा लेकर बैंक टू के अंदर 30 रुपीज डिपोजिट करा दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसा आएगा इसके पास बायर के पास वो 70 रुपीज आएगा, और ये 70 रुपीज जो होगा ना ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहलाता है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सीआरआर का और एसएलआर का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो इसको जाकर नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को पढ़ेंगे, राइट। सो इज दिस क्लियर विद एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो। एनीबॉडी इज एनी डाउट तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाउट अपने पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हम यहाँ पर करेंगे। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि बैंक वन ने पैसा लिया डिपोजिटर से, कुछ पैसा बैंक टू के अंदर जमा करा दिया, कुछ पैसा बायर को दे दिया, मतलब बोरोवर को दे दिया, तो वो बोरोवर को पैसा दिया है वो है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया तो प्लीज लेट मी नो दैट दिस इज क्लियर और नॉट, ठीक है। चलिए, तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी की डेफिनेशन क्या होगी? एनडीटीएल इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिमांड एंड लायबिलिटी ऑफ ए बैंक, मतलब टोटल डिमांड एंड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी ऑफ ए बैंक, ठीक है, एंड डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ द एसेट हेल्ड बाय द अदर बैंक। तो टीडीटीएल में से जब डिपॉजिट जो दूसरे बैंक के अंदर, डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक के अंदर जो करा रखा है जमा, तो दैट इज नोन एज एनडीटीएल। इसमें से माइनस कर देते हैं तो उसको एनडीटीएल बोलते हैं, ऐसे सिंपल होता है। आई होप एनडीटीएल का कॉन्सेप्ट आपको इसके अंदर क्लियर हो गया। अब जो सेकंड कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन टॉपिक से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन टॉपिक का हम आपको कॉन्सेप्ट इसके अंदर बताएंगे, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज समझाने की कोशिश करेंगे। पर पहले बैंक डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मतलब टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी माइनस डिपॉजिट विद अदर बैंक, ये आपको इसके अंदर क्लियर है, ठीक है। अब देखो महंगाई की बारे में बात करते हैं। हाँ सर महंगाई के बारे में बात करो, आजकल वैसे भी बहुत बातें हो रही है महंगाई के बारे में, तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये हम इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। मान लो कि एक देखो डिमांड और सप्लाई का गेम क्या होता है ये समझो। मान लो कि ये एक शॉपकीपर है, इसके पास 10 मार्कर्स है, 10 मार्कर्स, ठीक है, या फिर 5 मार्कर्स ही रख लेते हैं, 5 मार्कर्स के पास है, ठीक है, 5 मार्कर के पास है, और ये क्या कर रहा है, ये एक मार्कर का प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है, एक मार्कर के पास 10 रुपीज है, 5 मार्कर इसके पास है। ये मार्केट है, मार्केट में 5 लोग रख रखे हैं, मोहन, सोहन, रोहन और आप देखेंगे किशोरी और कोई भी लिख लो इसका नाम, इसका देवेश, ठीक है। तो ये 5 लोग क्या है, ये 5 लोग मार्केट के अंदर बैठे हैं। ये पांचों लोगों की एक इच्छा है काश हम मार्कर खरीद पाते। इनका दिली ख्वाहिश ये है, जैसे आपका है कि काश हम आईएएस बन पाते, इनका ये है कि हम काश मार्कर खरीद पाते। बट दिक्कत क्या है इसके अंदर, इस किशोरी भाई के पास तो है 10 रुपए, तो ये तो खरीद लेगा। इसके पास बेचारे के पास 2 रुपए हैं, इसके पास 5 रुपए हैं। रामलाल के पास अगर हम देखें, इसके पास 15 रुपए है, और इसके पास देखें तो इसके पास 3 रुपए, ठीक है। अब मार्कर है 10 रुपए का, तो आप देखो उनमें से कौन कौन खरीद सकता है। अच्छा नाम छोड़ो, इसको ABCD कर दो, ABCDE, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखेंगे कौन कौन इसमें मार्कर खरीद सकता है, तो A खरीद सकता है और D खरीद सकता है। A और D कैन बाय द मार्कर, दे आर एबल आल्सो और दे आर विलिंग आल्सो, ठीक है, एबल भी है और विलिंग भी है कि मार्कर बाय कर ले, A और D। B, C और E इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है B, C, E के पास कि ये मार्कर खरीद पाए, ठीक है। तो B, C, E यहां पर क्या है, मार्कर नहीं खरीद पा रहे। अब क्या होगा, एक बात समझिए, B, C, E मार्कर नहीं खरीद पा रहे। एक दिन मान लो क्या होता है, पैसों की बारिश हो जाती है, पैसों की बारिश हो गई, ठीक है, और पैसों की बारिश होकर आप देखेंगे यहां पर सबके पास 100 रुपए आ गए। ओ माय गॉड सर, 100 रुपीज आ गए, सबके पास 100 रुपीज और आ गए। अच्छा, अब ये सबके सब क्या करेंगे, सबके सब मार्कर खरीदने जाएंगे कि भाई हमें मार्कर दे दे, ठीक। अब इसके पास 5 ही मार्कर है और ये सारे के सारे एकदम से इकट्ठे करके आ गए, और जिसमें डी तो बोल रहा है, डी जो पहले, ई जो पहले एक भी मार्कर नहीं खरीद पाता, वो बोल रहा है भाई मेरे को तो 3 दे दे मार्कर। अभी शॉपकीपर का दिमाग खराब हो जाएगा,
कि एकदम से देखो क्या हुआ है, एकदम से डिमांड बढ़ गई है मार्कर की, तो ये शॉपकीपर अपने मार्कर का प्राइस कह देगा भैया जो मेरे को 50 रुपए देगा उसको मैं मार्कर दूंगा, तो प्राइस ऑफ मार्कर विल इंक्रीज और नॉट, बढ़ जाएगी ना प्राइस। यहाँ पे देखो प्राइस ऑफ मार्कर विल इंक्रीज, अरे हाँ सर, मार्कर का प्राइस यहाँ पर बढ़ गया भैया, 50 रुपए का मार्कर हो गया है। क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गया। और डिमांड क्यों इंक्रीज हुई? क्योंकि साहब इनके पास पैसा ज्यादा आ गया। और पैसा कैसे ज्यादा आ गया सर? बारिश हो गई थी पैसों की, ठीक है, तो इनके पास पैसा ज्यादा आ गया, ये पैसा जाकर ये लोन लाए। तो हम ये समझे कभी भी किसी भी रीजन के कारण अगर मान लो मार्केट के अंदर, अब ध्यान सुनिएगा, मार्केट के अंदर अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। व्हाट आई वांट टू कन्वे दैट इफ मनी सप्लाई विल इंक्रीज देन इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज देखो, जब मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, इनके पास 100 रुपए आ गए, डिमांड बढ़ गई है मार्कर की, डिमांड बढ़ गई मार्कर की, तो मार्कर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इफ मनी सप्लाई विल इंक्रीज देन द डिमांड ऑफ मार्कर विल इंक्रीज एज वेल एज द प्राइस ऑफ मार्कर विल इंक्रीज। ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको इसके अंदर बताया। एनीवन हैज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है भाई, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब सर इसमें सब चीज समझ में आ गई, पर हमें ये समझ में नहीं आया कि बस पैसा कैसा है। मैंने बताया ना आपको, बारिश हो गई, सर ऐसा भी कोई होता है क्या? बारिश थोड़ी ना हो जाती है पैसों की। तो पैसा कैसे आता है मार्केट के अंदर, ये भी हमको समझना। हाउ, कि मार्केट के अंदर कैसा पैसा आता है, ये हमें समझना होगा कि कहां से पैसा, फ्रॉम वेयर दिस मनी कम्स फ्रॉम। ठीक बात है ना? तो देखो, मार्केट के अंदर पैसा आने का दो ही कारण हो सकता है, दो ही एंटिटी जो मार्केट में पैसा बरसा सकती है। ठीक है, दो मुट्ठियां हैं। अब एक मुट्ठी जो है वो है बैंक, और एक मुट्ठी है वो है गवर्नमेंट। ओके सर, गवर्नमेंट, ओके। अब गवर्नमेंट मार्केट में पैसा दे सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट में मान लो आपका टैक्स रेट कम कर दिया, तो आपके पास जो पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो बढ़ जाएगी आपकी। पैसा कम कर दिया गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ पर देखें कि गवर्नमेंट कोई स्कीम चला दी गवर्नमेंट ने, मनरेगा स्कीम, तो जिसके पास पैसा नहीं था, जो खाट पे बैठा हुआ सो रहा था, मतलब लेटा हुआ सो रहा था, उसके पास भी पैसा आ जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर स्कीम लगा दे, गवर्नमेंट अगर पैसा बढ़ा दे, ठीक है, टैक्स रेट कम कर दे, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरह से इनके पास मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज कर रही है। इन ABCDE के पास, सबके पास पैसा आ जा रहा है। ठीक है, दूसरा है बैंक। बैंक भी पैसा देता है ना, कि साहब बैंक पैसा दे रहा है 100 रुपए, पर यार सर बैंक है ना फ्री में पैसा नहीं देता, लोन रेट लेता है, मान लो 10% तो लेता ही लेता है सर, मतलब हमको 1 साल बाद इसको 110 रुपए लेने पड़ेंगे। पर अगर मान लीजिए बैंक अपनी रेट कम कर दे तो, समझे, बैंक ने रेट कम कर दी, मान लो 5% कर दी, तो एक तरह से मार्केट के अंदर जो पैसा नहीं ले पा रहा था वो भी पैसा लेने लग जाएगा। मान लीजिए बी के पास, बी सोच रहा था यार किसी टाइम पर 5% इंटरेस्ट रेट होता तो मैं पैसा ले लेता, तो अगर 5% कर देता है बैंक, तो यहाँ पर क्या होगा, बी भी पैसा ले पाएगा, बी के पास पैसा जाएगा, तो बी जाएगा मार्कर वाले की दुकान पर, भैया हमें भी मार्क कर दो। मार्कर वाला भी सोचेगा भैया बी तेरे पास तो पैसा नहीं था, तेरे पास कहाँ से पैसा आया? अरे बैंक से उधार ले गया है, 5% इंटरेस्ट रेट है, आराम से ले लिया बैंक से उधार। समझ मारा? तो जब भी बैंक अपनी रेट कम कर देगा, सब देखो सब कंसेप्चुअल है, तो यहाँ पर पैसा जो होगा मार्केट के अंदर आ जाएगा, ज्यादा ज्यादा लोग पैसा बाय करेंगे मार्केट के अंदर बैंक से। और जब भी गवर्नमेंट अपनी स्कीम इधर उधर करेगी, जैसे बजट, जिसको जो कि अपन बजट के टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, और इस पॉलिसी को गवर्नमेंट जब ये सब काम करती है ना, मनी सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, तो इस पॉलिसी को बोलते हैं अपन फिस्कल पॉलिसी। देखो ये हार्ड हार्ड से टर्म लगते होंगे, पर ये बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपका, मेरा काम ही है कि इकोनॉमिक्स को इजी बनाना, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि जो डर है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, अच्छा, और ये जो अगर ये बैंक काम कर रहा है, मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो ये जो बैंक काम कर रहा है दैट इज नोन एज व्हाट, मॉनेटरी पॉलिसी। इसको अपन मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी समझ में आ गया, और व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी ये भी आपको इसके अंदर समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप देखो क्या है कि बैंक जब ये इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, तो अपन इसके अंदर ये सब बोल रहे हैं, राइट। अच्छा सर, आपको ये नहीं लग रहा कि बैंक जो है ना वो ज्यादा ही कुछ बड़ी एंटिटी बन गया? मतलब ये तो सर कुछ भी कर सकता है, जैसे डिपॉजिटर का पैसा ले ले और डिपॉजिटर का पैसा लेकर बोरोवर को दे दे,
और बोरोवर विजय माल्या टाइप का, ठीक है, विजय माल्या से इंस्पायर्ड है और वो लंदन भाग जाए, तो डिपॉजिटर का पैसा तो बिल्कुल खड्डे में चला जाएगा। अरे बैंक अगर करप्ट हो गया तो क्या होगा? अगर बैंक जो है वो क्या हो, उसने सारा डिपॉजिटर का बोला कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो, और सारा पैसा लेकर भाग गया तो क्या होगा? अगर मान लो सर बैंक की गलती नहीं है, बैंक ने सारा पैसा डिपॉजिटर को दिया और डिपॉजिटर लेकर भाग गया तो क्या, वो सॉरी बोरोवर को दिया, बोरोवर लेकर भाग गया तो क्या होगा? तो इन्हीं सभी चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक एंटिटी है दैट इज नोन एज सेंट्रल बैंक, और दैट इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। वो इस बैंक के ऊपर नजर बनाकर रखेगी। ठीक है, ये बैंक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेशन करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बैंक को फॉलो करने हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, जो कि सेंट्रल बैंक है, मतलब पढ़ नहीं रहे, उसके फंक्शंस के बारे में समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि अभी तक हमने इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इन्फ्लेशन इंक्रीज कैसे होती है। सब एक बार मेरे साथ बोलेंगे, जब मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाएगी। मार्केट की डिमांड इंक्रीज हो गई थी ना, एबीसीडी सब चलने लग गए थे, और जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। मार्केट की प्राइस ने 50 रुपए कर दी थी 10 से, याद करो, इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। तो हाउ इन्फ्लेशन विल इंक्रीज, जब बैंक अगर, और अच्छा, और मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी, जब बैंक सस्ते में लोन दे देगा। ठीक है, यहां तक अपन को क्लियर है। अब देखो, हमने अभी तक ये समझा है कि डिपॉजिटर जो है ना अपना पैसा डिपॉजिट कराता है बैंक के अंदर। ये आपने समझा है कि डिपॉजिटर अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट कराता है, बिल्कुल सर। पर एक पैसा तो बैंक के पास डिपॉजिटर के थ्रू आता है, दूसरा पैसा आरबीआई के थ्रू भी बैंक के पास आता है। अच्छा सर, आरबीआई भी बैंक को देता है? यस, बैंक का भी एक बैंक है, बैंक का भी एक बैंक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन आरबीआई बोलते हैं। आप आरबीआई से पैसा लोन में नहीं ले सकते, पर बैंक ले सकता है लोन पे आरबीआई से। और जिस रेट पे आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज रेपो रेट, जो अपन आगे चलकर पढ़ेंगे। अगर आरबीआई किसी तरह से रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है ना, तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर बैंक को भी अपनी रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा और डिमांड विल डिक्रीज, और इससे अपन कहेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। कैसे कंट्रोल होगी वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। राइट, अभी के लिए बस ये समझ लो कि आरबीआई एक है जिसके बेसिस पे बैंक जो है ना वो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, ये आप इसके अंदर समझ लें। ठीक है, और इस चीज को अपन मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इसको मैं डिटेल के अंदर आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगा। राइट, अभी जो हमें कॉन्सेप्ट समझना है वह है फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, और उसको मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, प्रोसेस थ्रू विच मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ कंट्री दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अवर केस जनरली सेंट्रल बैंक डिटरमाइन साइज एंड द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, कि कितना मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर होगा, ये सब चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है? मतलब बैंक कंट्रोल नहीं कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है आरबीआई। कैसे कंट्रोल करता है सर, अभी बताएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, पूरा का पूरा यही कॉन्सेप्ट अपन इसके अंदर बताएंगे। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी होती है दैट इज नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी, इसको मॉनेटरी पॉलिसी अपन इसके अंदर कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की हो सकती है, एक तो एक्सपेंशनरी और एक कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी का मतलब क्या है, जब मनी सप्लाई ज्यादा कर दे मार्केट के अंदर, जब आरबीआई मनी सप्लाई ज्यादा कर दे मार्केट के अंदर, ज्यादा पैसा, ऐसा कुछ पॉलिसी बनाए जिससे कि मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए। ठीक है, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए मतलब मार्केट के अंदर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कर रहा है। जब आरबीआई कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि एबीसीडीए के पास जो पैसा है ना वो पैसा कम हो जाए, तो उसको अपन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, उसको अपन कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बोलेंगे। तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब इट इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और आरबीआई कैसे करता है सप्लाई ऑफ मनी? रेपो रेट को इंक्रीज डिक्रीज करके सप्लाई, रेपो रेट को एक्चुअल में, रेपो रेट को क्या करेगा, रेपो रेट को ये डिक्रीज करके, रेपो रेट डिक्रीज कर देगा तो बैंक नीचे पैसा ज्यादा दे देगा। अब इस चीज को हम समझा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, पहले समझो इट इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी एक्सपेंशनरी के अंदर। इट कैन बी डन बाय डिक्रीजिंग सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट। अभी इनसे डरना मत, क्या है सीआरआर का, एसएलआर, रेपो रेट, ये बता देंगे। और इट माइट इंक्रीज द इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है मार्केट के अंदर। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इट डिक्रीजेस सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। कैसे करता है, क्या करता है, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट एटसेट्रा। इट माइट डिक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम अब देखो, अब ज्यादा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीआरआर, एसएलआर मैंने कहा था कि आज पढ़ा दूंगा, ये मैं कल ही पढ़ाता हूँ तुमको, है ना। कैश रिजर्व रेशो या फिर ये जो होता है वो अपन को कल ही पढ़ाएंगे आपको, है ना। अभी समझो दे आर टूल्स टू कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने के दो टूल है आरबीआई के पास, दो हथियार है।
हथियार समझते हो, टूल। एक होता है क्वांटिटेटिव टूल और एक होता है क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर एक है रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर अपन सीआरआर एसएलआर पढ़ेंगे कल के लेक्चर के अंदर। एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर हम रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, एमएसएफ पढ़ेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन हम इसके अंदर देखेंगे। इसी तरह से क्वालिटेटिव टूल होता है कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन, ठीक है, और डायरेक्ट एक्शन, राइट। ये क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, राइट। तो इनके अंदर हम कल पढ़ते हैं क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स। और क्वांटिटेटिव टूल्स में स्टार्ट करेंगे सीआरआर एसएलआर से। सीआरआर पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, फिर हम एसएलआर की तरफ जाएंगे, एसएलआर क्या होता है, ठीक है, और इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से ये सब चीजें अपन इसके अंदर कवर करेंगे, राइट। तो कल के लेक्चर में हम सीआरआर एसएलआर पढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर। आई होप यू एंजॉय दिस वन। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अग्निपथ बैच के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफर चल रहा है। 7,999 रुपीज के अंदर आप यहाँ पर 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस ले सकती है। मेंस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, और ये सब चीजें 7,999 रुपीज के अंदर। याद रहे, यहाँ पर जो कोड यूज करना है वो आपको लाइव डीबी कोड यूज करना है। लाइव डीबी कोड एक सिंगल कोड है, पर इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैं आपके लिए 24/7 आवर्स यहाँ पर अवेलेबल रहूंगा, राइट। इसी तरह से आप देख सकते हैं अग्निपथ बैच प्लस ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच, ठीक है, ये भी एक बैच है। इसके अंदर 14,999 रुपीज के अंदर ये कॉम्बो बैच है। इसके अंदर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं अग्निपथ बैच के साथ साथ, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल अलग से पढ़ना है तो 7,999 रुपीज के अंदर ये बैच अवेलेबल है, आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।